चलिए आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की दुनिया में चलते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम उन्हें एक संविधान निर्माता या पॉलिटिको नेता के तौर पर तो जानते ही हैं, पर आज हम उन्हें एक गहरे दार्शनिक के रूप में देखेंगे, जिन्होंने इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के असली मकसद पर कुछ बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिए थे। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए इंटेलिजेंस का, बुद्धि का असल मतलब क्या था? क्या इसका मकसद सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना था, एग्जाम पास करना, या फिर एक अच्छी नौकरी पाना था? क्या बस इतना ही था? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए बुद्धि का अंतिम लक्ष्य किसी एक इंसान की अपनी कामयाबी से कई ज्यादा बड़ा और गहरा था। ये एक इंसान के बारे में था ही नहीं, बल्कि ये तो पूरे समाज के भविष्य के बारे में था। तो आखिर ये सोच आई कहां से? देखिए, अंबेडकर के दर्शन को समझने के लिए उनके जीवन के अनुभवों को जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने बचपन से जो अपमान और भेदभाव झेला, उसी ने शिक्षा को लेकर उनकी सोच को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उनके लिए शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं थी, बल्कि एक क्रांति का एक बहुत शक्तिशाली औजार थी। और उनका ये जो कथन है ना, ये उनकी पूरी सोच का सार है, समझिए। वो मानते थे कि बुद्धि का इस्तेमाल अन्याय, असमानता और हर तरह की गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ जानकारी जमा करने का साधन नहीं, बल्कि समाज को बदलने का एक हथियार है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अंबेडकर ने बुद्धि की दो अलग अलग अवस्थाओं में फर्क किया। ये सिर्फ बुद्धिमान होने से कहीं ज्यादा की बात है। ये एक सफर है, बुद्धि से प्रज्ञा तक का सफर। तो पहले तो है बुद्धि, जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं। ये क्या है? ये हमारे दिमाग की वो शक्ति है जिससे हम तर्क करते हैं, चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। इसी से हम ज्ञान हासिल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये वही इंटेलिजेंस है जिसकी हम आमतौर पर बात करते हैं। लेकिन फिर आती है प्रज्ञा, और ये बुद्धि से बहुत ऊपर की चीज है, एक तरह का प्रबुद्ध ज्ञान। प्रज्ञा में सिर्फ तर्क या लॉजिक नहीं होता, बल्कि उसमें नैतिकता, करुणा और समाज की सच्चाई की एक गहरी समझ भी शामिल होती है। ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि महसूस करना और हमेशा सही काम करना है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, बुद्धि अकेले काम कर सकती है, व्यक्तिगत और स्वार्थी भी हो सकती है। कोई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए, दूसरों को नीचे गिराने के लिए भी कर सकता है। लेकिन प्रज्ञा, वो हमेशा सामाजिक और करुणामय होती है। वो हमेशा दूसरों की भलाई और सबकी तरक्की के लिए काम करती है। और ये जो प्रज्ञा है ना, ये 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ी हैं। पहला, खुद प्रज्ञा यानी समझ। दूसरा, करुणा मतलब दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता। और तीसरा, समता यानी समानता का सिद्धांत। अंबेडकर के हिसाब से इन तीनों के बिना सच्चा ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहेगा। अब देखिए, जो बात अंबेडकर को इतना असाधारण बनाती है, वो ये है कि उन्होंने सिर्फ नए सिद्धांत नहीं दिए। उन्होंने भारतीय परंपरा के सदियों पुराने दार्शनिक विचारों को उठाया और उन्हें प्रज्ञा की कसौटी पर परख कर एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी रूप दे दिया। जैसे कर्म का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। आमतौर पर क्या माना जाता था कि ये तो पिछले जन्मों का खेल है, उसी का फल है। और इस सोच का इस्तेमाल अक्सर सामाजिक अन्याय को सही ठहराने के लिए होता था। लेकिन अंबेडकर ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि कर्म का मतलब इसी जीवन में अपनी जिम्मेदारी लेना और नैतिक फैसले करना है, ताकि हम अपना भाग्य खुद बना सके। और यही बात निर्वाण की सोच पर भी लागू होती है। ट्रेडिशनली निर्वाण मतलब इस दुनिया से परे की बात, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। पर अंबेडकर ने कहा नहीं, उन्होंने इसे जमीन पर उतार दिया। उनके लिए निर्वाण दुख और भेदभाव से मानसिक आजादी की एक एक्टिव स्टेट है, जिसे सामाजिक न्याय के जरिए इसी दुनिया में, इसी जीवन में हासिल किया जा सकता है। अब जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये एक तरह से पूरी बात का निचोड़ है। ये दिखाता है कि कैसे अंबेडकर ने दुख, निर्वाण, कर्म और धम्म जैसी गहरी अवधारणाओं को फिर से परिभाषित किया। हर मामले में उन्होंने एक निष्क्रिय, पारलौकिक विचार को एक सक्रिय, सामाजिक और नैतिक एक्शन में बदल दिया। यही उनकी दार्शनिक क्रांति का असली सार है। तो इन सब का आखिर मकसद क्या था? ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें डॉक्टर अंबेडकर के सबसे बड़े सपने की ओर ले जाती हैं, एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण। प्रबुद्ध भारत का मतलब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज है जो कुछ गिने चुने नेताओं ने नहीं, बल्कि प्रबुद्ध नागरिकों ने बनाया हो। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति प्रज्ञा के साथ काम करे, यानी समझ, करुणा और समानता के साथ। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं था। उन्होंने इसे हासिल करने का एक साफ रास्ता भी दिखाया।
व्यक्तिगत स्तर पर अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना, क्रिटिकली सोचना, सामाजिक स्तर पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और नैतिक स्तर पर अपने रोजमर्रा के जीवन में करुणा और समानता को अपनाना। यानी आखिर में इस पूरी फिलॉसफी का, इस पूरी सोच का बस एक ही लक्ष्य था, एक न्यायपूर्ण और नैतिक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। यही था बुद्धि का अंतिम उद्देश्य। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। डॉक्टर आंबेडकर के प्रज्ञा के इस विचार को ध्यान में रखते हुए एक प्रबुद्ध समाज बनाने में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।